तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है, ये सिंपली एडहेरेंस करवाता है। ठीक है, एडहेरेंस करवाता है किसकी? बैक्टीरियाज की। यूजुअली जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है तो वो काफ़ी इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब उनको इन्फेक्शन कॉज करवाने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे फॉर सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया है, दिस इज़ नॉन एज सूडोमोनास एरोजिनोजा। सही है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, दिस इज नॉन एज सूडोमोनास एरोजिनोजा, जो क्या करता है जब ये अपना जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके पास, उसको यूटिलाइज करते हुए, मतलब उसकी हेल्प के थ्रू ये क्या करता है, किसी भी ह्यूमन है या कोई भी जो भी इसका होस्ट हो जिस पे ये अफेक्ट करना चाह रहा होता है, तो ये उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इजीली एडहेयर हो जाता है। स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी सिस्टिक फिब्रोसिस हुआ होता है। कौन से पेशेंट्स? वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी सिस्टिक फिब्रोसिस में होते हैं, या सिंपली जिनको ऐसा बोलें कि सिस्टिक फिब्रोसिस होता है, तो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये इजीली अटैक करते हैं और अटैक करके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं। देन हमारे पास एक और आ जाता है, दैट इज़ नॉन एज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स क्या करवाता है, ये सिंपली टूथ सरफेस से एडहेयर कर, इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो इसको टूथ के सरफेस से एडहेयर करवाने में हेल्प कर देता है। और ये एडहेरेंस की किस काम में आती है? डेंटल केरीज कॉज करवाने में। आप सारों को पता होगा व्हाट यू मीन बाय डेंटल केरीज। ये सिंपली एक ब्लैकिश प्लैक होता है, यानी ये टूथ, फॉर सपोज ये हमारे पास ये टूथ है, ठीक है, और ये टूथ जो है ना इसके सरफेस पे कोई ब्लैकिश अपीयर हो जाए, ठीक है, दिस इज़ नॉन एज बेसिकली प्लैक। तो ये आगे चल के जो प्लैक है ना वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास डेंटल केरीज में। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स का ये अपने ग्लाइकोकैलिक्स को क्यों यूज़ कर रहा होता है? प्लैक कॉज करवाने में, डेंटल केरीज कॉज करवाने में। देन हमारे पास जो है वो आ जाते हैं, जो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस है या विरिडेंस है हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये भी अपने ग्लाइकोकैलिक्स को यूज़ करते हुए ये करते क्या है, सिंपली हमारे पास एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोकार्डाइटिस? अब देखिए, एंडो मतलब इनसाइड, कार्डाइटिस मतलब कार्डियक वर्ड बेसिकली लिया गया है हार्ट में से। इट मीन्स हार्ट की जो इनर लेयर होती है ना, हार्ट की इनर लेयर, दैट इज बेसिकली नोन एज एंडोकार्डियम। तो ये उस पर अटैक करता है। ये जो दोनों हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस या वेरिडेंस, जो है ये अपने ग्लाइकोकैलिक्स को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? ये बेसिकली इनर लेयर ऑफ हार्ट जो कि हमारे पास एंडोकार्डियम होती है, उस पर अटैक करने के लिए अपने ग्लाइकोकैलिक्स को यूज़ कर रही होती है। देन हमारे पास एक और लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, दैट इज़ नॉन एज बैक्टीरियल स्पोर्स। अब बैक्टीरियल स्पोर्स होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने पता होना चाहिए कि दो बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, जिसमें हमारे पास बैसिलस आ जाता है। पहला है बैसिलस और दूसरा है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम हमारे पास, ये दोनों ऐसे होते हैं जो कि स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। अब स्पोर है क्या? स्पोर आपको पता होना चाहिए, बेसिकली एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। क्यों ये रेजिस्टेंट होता है? अब देखिए, इसकी जो आउटर लेयर बनी होती है वो बेसिकली केराटिन से बनी होती है और ये क्या करती है, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये और ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं? इनके अंदर हमारे पास पाया जाता है डिप्पीकोलिनिक एसिड। क्या पाया जाता है? डिप्पीकोलिनिक एसिड, जो इनको और ज़्यादा रेजिस्टेंट करता है। ये जो स्पोर होता है, इट बेसिकली कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके पास साइटोप्लाज्म होता है थोड़ा सा, उसके अलावा बैक्टीरियल डीएनए भी होता है। क्या होता है हमारे पास? बैक्टीरियल डीएनए भी होता है। अब ये बनता क्यों है? वाई स्पोर फॉर्म्स, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एक्चुअली होती क्यों है? जब भी हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रिशन की डिप्लीशन हो जाए,
न्यूट्रिशन है फॉर सपोज हमारे पास जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या और भी जो हमारे पास न्यूट्रिशन है उनकी जब डिप्लीशन हो जाती है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी कमी हो जाती है, तो हमारे पास बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक रेजिस्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, स्पोर। और ये जो स्पोर है ना, जब इसको वापस से फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ना तो ये क्या करने लग जाएगा, ये वापस ग्रो करने लग जाएगा। याद रखना, जब भी अगर अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो ये ग्रो नहीं करेगा, ये बस ऐसे ही पड़ा होगा, रेजिस्टेंस होगा, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं होगी न्यूट्रिशन वगैरह की। लेकिन जब इसको आपने फेवरेबल कंडीशन दे दी तो ये क्या करेगा, ये सिंपली अलग से ग्रो कर जाएगा। देन आपने एक और चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टिव है ना तो ये इजीली स्टरलाइज भी नहीं होता। अगर आप इसको बॉइलिंग करना चाहें, लाइक बॉइलिंग करके स्टरलाइज करना चाहें तो ये कभी भी स्टरलाइज नहीं होगा। अगर तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऑटोक्लेव करना है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना है आपने फॉर 15 मिनट्स। कितने मिनट्स के लिए आपने 121 का टेम्परेचर देना है फॉर 15 मिनट्स, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टरलाइज। समझ में आई मेरी बात? तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर था वो बेसिकली एंड होता है। चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपको कुछ पर्ल्स मिलेंगे जिसमें आप लोगों को मेन पॉइंट्स मिलेंगी। तो अगर आप लोग इसको एक रीड दे देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरे चैप्टर की जो मेन हाइलाइट्स है या जो मेन समरी है उसकी वो बेसिकली क्या है।